Hello everyone. Today we are going to cover all the important question answers of class 12, and in a single video we will complete all the important questions is very important for your upcoming examination of class 12. So let's start with the first question. How did Douglas overcome his fear of water? डगलस जो था वो किस प्रकार से उसका पानी से जो डर था उस डर से वो पार पा लेता है? तो द आंसर इज विलियम डगलस वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ हिज फेयर. विलियम डगलस जो थे वो अपने डर से बाहर नहीं आ पा रहे थे. सो ही हैड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया. वंस ही हैड लर्न स्विमिंग ही वांटेड टू चेक इफ ही हैड ओवरकम द फेयर एज वेल. एक बार जब वो स्विमिंग सीख जाते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इस डर को चेक किया जाए कि क्या उस डर से वे मीन्स पार पा लिए हैं या नहीं. ही वुड स्विम इन लेक्स एंड फाउंड द फेयर टू रिटर्न इन स्मॉल फेजेस. वो क्या करते हैं कि वो लेक्स में स्विम करना स्टार्ट करते हैं और वो पाते हैं कि उनके अंदर अभी भी कुछ कुछ छोटे छोटे फेजेस में अभी भी कुछ डर है. विलियम वॉज नो लॉन्गर स्केर्ड एज ही न्यू दैट ही कुड स्विम. विलियम का जो डर था विलियम डगलस का वो धीरे धीरे कम होते जाता है और वो डरना ख़त्म कर देता है, क्योंकि जब वो जान जाता है कि उसने तैरना सीख लिया है तो उसका डर धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है और हैंस ही ओवरकम हिज फेयर. और इसी तरह से वो अपने पानी के डर से पार पा लेता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट. मीन्स विलियम डगलस जो होते हैं वो कौन से मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं? तो आंसर इसका होगा William Douglas had just learned swimming. One day, an 18-year-old big bruiser picked him up and tossed him into the 9 feet deep water and end of the YMCA pool. He hit the water surface in a sitting position. He swallowed water and went once to the bottom. He nearly died in his misadventure. होता क्या है कि विलियम डगलस जो रहते हैं वो लर्निंग बस सीखना मीन्स स्विमिंग सीखना जस्ट स्टार्ट किए ही थे, सीखे ही थे थोड़ा बहुत, कि एक दिन क्या होता है YMCA पुल में एक 18 साल का बड़ा सा लड़का क्या करता है, उसे उठाता है और मीन्स उस पुल में जहाँ सबसे ज़्यादा गहराई थी, लगभग 9 फीट की गहराई थी, वहाँ पे उसे उठा के फेंक देता है. जब वो उसे उठा के वहाँ पे फेंक देता है तो होता क्या है कि उस जो वो है वो पानी के सरफेस से मीन सिटिंग पोजीशन में जाते हुए नीचे टकरा जाता है, और जिस वजह से वो बहुत सारा पानी पी लेता है और बिल्कुल बॉटम पे जाके बैठ जाता है और उसे इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि वो मौत के बिल्कुल करीब है. तो इस तरह से वो बतलाते हैं कि जब वो मौत को बहुत नज़दीक से देखते हैं तो उसके लिए क्या था, ये बहुत ही बड़ा एक मिस एडवेंचर था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ऑल टेलर. मतलब विलियम डगलस जो है वो किस प्रकार से अपने पुराने वाले डर से मीन्स पार पा लेते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने अपने पुराने डर को मीन्स ठीक कर लिया है. तो इसका आंसर होगा इवन आफ्टर द स्विमिंग ट्रेनिंग वॉज ओवर डगलस वॉजंट कॉन्फिडेंट अबाउट द स्विमिंग और दैट ही हैड ओवरकम द फेयर. He was determined to completely get rid of its water forever. He swam alone in the pool. He went to lake, went for to dive. There he tried every possible stroke he had learned. He fought back the tiny vestiges of terror that gripped him in the middle of the lake. Finally, in his diving expedition in the warm lake, he realized that he had truly conquered his all terror. होता क्या है कि स्विमिंग सीखने के बाद भी जब स्विमिंग उसका ख़त्म हो जाता है विलियम डगलस का, तो विलियम डगलस अभी भी जो रहते हैं वो मीन्स कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि उन्होंने अपने पुराने वाले डर को मीन्स पीछे छोड़ दिया है या नहीं. इसलिए वो क्या करते हैं अपने इस डर को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं. इसलिए वो पूल में अकेला मीन्स स्विमिंग करते हैं, लेक्स में अकेला स्विमिंग करते हैं और हर एक पॉसिबल चीज़ों को वो करते हैं जिससे उसके पानी का जो डर है उसके दिमाग में बैठा हुआ वो ख़त्म हो जाए. और इसी तरह से वो क्या करते हैं अपने पुराने वाले डर से वो पार पा लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम. ये जो अनुभव होता है विलियम डगलस का वो किस प्रकार से उनके लाइफ को अफेक्ट करता है? तो आंसर होगा द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी. He was deeply perturbed and shaken by the whole experience. A hunting fear of water took control of his physical strength and emotional balance for many years.
As he could not bear being surrounded by water, he was deprived of enjoying any water related activity. अब होता क्या है कि किस तरह से उसका जो अनुभव होता है वो उसके लाइफ को अफेक्ट करता है। जब वो एक बड़ा सा लड़का YMCA पुल में उसे उठाकर मीन्स पानी की गहराई में फेंक देता है, तो वो बिल्कुल अपने मौत को नज़दीक से देखता है। और जब अपने मौत को बहुत ही नज़दीक से देखता है तो उसका साइकोलॉजी पे, उसके मनोवैज्ञानिक सोच पे इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है, और जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो उसको अनुभव होता है वो बिल्कुल डर से भर जाता है। इसी प्रकार से वो क्या होता है कि उसके फिज़िकल स्ट्रेंथ और मीन्स इमोशनल बैलेंस पे बहुत सालों तक इसका गहरा प्रभाव पड़ता है कि उसे पानी से डर लगता है। और इसके वजह से क्या होता है कि जब भी अपने आसपास वो पानी को देखता है ना, तो वो बिल्कुल डर जाता है और किसी भी प्रकार के वाटर एक्टिविटी को करने से बहुत ही ज़्यादा घबराता है, डरता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्निन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। और इसी प्रकार का एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्निल कॉजेज इन द स्कूल। मतलब बर्लिन से जो ऑर्डर आया था इसके वजह से उसके स्कूल पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा और क्या कारण था कि स्कूल जो था वो बिल्कुल से बदल गया। तो आंसर हो जाएगा इसका, द ऑर्डर फ्रॉम बर्निल स्टेट दैट ओनली जर्मन विल टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। देखिए जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि अब स्कूल में ओनली जर्मन की पढ़ाई की जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई की जाएगी जो दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं एल्सेस और लॉरेन में। और द ऑर्डर इफेक्टेड मेनी चेंजेस एज एन अनयूजुअल साइलेंस प्रिवेल्ड इन द स्कूल कंपेयर टू द हसल एंड बजल अर्लियर। एम हैमल बिकेम सॉफ्ट इन स्पीकिंग टू द स्टूडेंट्स। होता क्या है कि जब बर्लिन से ऑर्डर आता है कि अब मीन्स उन स्कूलों में सिर्फ जर्मन की पढ़ाई की जाएगी, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो एम हैमल अपने क्लास में जिस प्रकार से मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई करवाते थे स्टूडेंट से, और जिस प्रकार से वो अपने मीन्स डेली रूटीन को फॉलो करते थे, वो बिल्कुल चेंज हो गया था। चारों ओर सिर्फ साइलेंस बिखरा हुआ पड़ा था। वाइल द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, और लोग जो थे ये एहसास कर रहे थे कि अपने लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज सीखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन वो उस लैंग्वेज को सीख नहीं पाए। द विलेजर्स इवन अटेंड द स्कूल टू शो रिस्पेक्ट टू एम हैमल, और इसी वजह से जो विलेजर्स थे वो भी स्कूल आए थे ताकि वो एम हैमल की रिस्पेक्ट कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रांस डिड नॉट लर्न फ्रेंच, होम डिड एम हैमल ब्लेम। फ्रांस जो है वो फ्रेंच नहीं सीख पाया, और एम हैमल ने किसे इस चीज़ के लिए ब्लेम किया। तो एम हैमल डिड नॉट ब्लेम फ्रांस फॉर नॉट लर्निंग but his parents who were not anxious to have him learn. Instead, they wanted him to work on a farm or at the mill to earn money. Even he blamed himself for sending him to water the flowers instead of learning and for declaring holiday when he wanted to go fishing. देखिए फ्रांस जो है वो फ्रेंच नहीं सीख पाया, फ्रेंच लैंग्वेज को फ्रांस नहीं सीख पाया, और इसी वजह से एम हैमल किसको ब्लेम करते हैं। तो एम हैमल जो है वो फ्रेंच भाषा को सिखलाते थे। डैट मीन्स उसी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस जो है वो फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाया, और इसके वजह से मिस्टर हैमल जो होते हैं, मिस्टर हैमल, वो मीन्स कहने का मतलब है फ्रांस को दोषी नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो थे उनकी ये गलती है कि उन्होंने इस लैंग्वेज को, अपने भाषा को सीखने की कोशिश नहीं की। वो पढ़ाई करने नहीं देते थे फ्रांस को। वो कहते थे कि वो मीन्स पढ़ाई के बदले बच्चों को क्या करते थे, फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे, मिल में भेज देते थे काम करने के लिए ताकि वो पैसे कमा सकें। इवन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर सेंडिंग हिम फॉर वाटर द फ्लावर्स, और वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि वो किस प्रकार से बच्चों को मीन्स फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए भेज देते थे, और किस प्रकार से वो मीन्स छुट्टियाँ दे देते थे ताकि जो बच्चे रहते थे वो क्या करते थे, फिशिंग के लिए जाते थे। तो मिस्टर हैमल जो होते हैं वो अपने उनके माता पिता को भी, डैट मीन्स कहने का मतलब है फ्रांस के माता पिता को भी ब्लेम करते थे, और साथ साथ खुद को भी ब्लेम करते थे कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों नहीं सिखा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द न्यूज़ विच वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मीन्स बुलेटिन बोर्ड में वो कौन सा ऐसा न्यूज़ था जो मीन्स लगाया जाता था। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़, द लॉस्ट बैटल्स, द ऑर्डर्स फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर was displayed on the notice board.
होता क्या था, पिछले 2 सालों से जितने भी बुरी न्यूज़ थे, जितने भी बुरे खबर थे, किस प्रकार से वो लड़ाई हार गए, जो भी कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर होता था, उन सभी नोटिस को मीन्स उस बुलेटिन बोर्ड पे लगाया जाता था. दैट डे द न्यूज़ दैट ओनली जर्मन वुड बी taught इन स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन was displayed on the notice board, which made the crowd gather there to read it. और उस दिन क्या हुआ था कि एक नोटिस बोर्ड में न्यूज़ आया कि अब से फ्रांस में जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन, वहाँ पे बस जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई की जाएगी. और ये न्यूज़ जब बुलेटिन बोर्ड पे आया, नोटिस बोर्ड पे आया, तो सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए और उस चीज़ को पढ़ने लगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. फ्रांस जो रहता है वो क्या नोटिस करता है उस दिन स्कूल के बारे में जो बिल्कुल अनयूजुअल था, बिल्कुल कहने का मतलब एक अलग ढंग का था. तो France noticed the absence of the routine hustle and bustle caused by the opening and closing of desks, repeating of the lessons, and wrapping of the teacher's ruler on the table. The hustle bustle was replaced by a strange stillness that was the characteristics of a school on a Sunday morning. फ्रांस जो है वो स्कूल के बारे में अनयूजुअल ये नोटिस करता है कि जो पहले की तरह जो रूटीन थी वो फॉलो नहीं की जा रही थी. चारों तरफ बिल्कुल शांति का माहौल था. मीन्स लोग इधर उधर आ जा नहीं रहे थे. मीन्स ऐसा जनरली होता था कब, जब संडे होता था तब स्कूल में इस प्रकार का माहौल होता. लेकिन उस दिन वो देखा कि रिपीटिंग लेसन्स का रिपीट नहीं हो रहा है, क्लासेस नहीं हो रही है, सारे वहाँ पे मीन्स जो विलेजर्स है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं और चारों तरफ एक अजीब सा साइलेंस बिखरा पड़ा है. तो फ्रांस इस चीज़ को नोटिस करता है कि ये बिल्कुल अनयूजुअल है उस दिन के लिए. Now the next question, what is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब जो रहता है वो गार्बेज में क्या ढूंढ रहा होता है ना. और द नेक्स्ट उसी में एक और भी क्वेश्चन कि वेयर इज़ ही, वो अभी कहाँ है और वो आया कहाँ से है. तो साहिब इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर एनी प्रीसियस थिंग विच ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय. साहिब जो है वो गार्बेज डंप्स में क्या देख रहा है कि कोई अमूल्य सी चीज़ें, कोई ऐसी मूल्यवान चीज़ें जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उन सारी चीज़ों को देख रहा है, ढूंढ रहा है. थिंग्स लाइक अ रुपी, सिल्वर कॉइन और अ पेयर ऑफ शूज़. मतलब वो ऐसी चीज़ें जो मान लीजिए एक सिक्का हो, सिल्वर कॉइन हो या फिर शूज़ हो, जिसे वो गार्बेज डंप्स में देख रहा है, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पाता है. ही हैज़ कम टू द गार्बेज डंप्स इन द राइटर्स नेबरहुड. साहिब जो रहता है वो राइटर के नेबरहुड में ही एक गार्बेज का डंप रहता है, वहीं पे वो ये सब चीज़ों को कर रहा होता है. एक्चुअली ही लिव्स इन सीमापुर इन दिल्ली. वो एक्चुअली आया हुआ रहता है ढाका से, लेकिन अभी वो रह रहा होता है सीमापुरी जो है दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर. देखिए जो हमारे ऑथर हैं वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि चिल्ड्रन जो हैं वो फुटवेयर्स नहीं पहन रहे हैं. तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं. तो द ऑथर सेज दैट दे डू नॉट वेयर फुटवेयर बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिशन इन देयर फैमिलीज टू रिमेन बेयरफुट. ऑथर जो है वो कहते हैं जब बच्चे अपने पैरों पे ना तो स्लीपर्स पहनते ना शूज़ पहनते हैं, तो ऑथर ये कहते हैं कि इनके फैमिली का ये एक प्रचलन है, एक ट्रेडिशन चलते आ रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो नंगे पैर रहते हैं. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. एक्सप्लेन. क्या साहिब जो रहता है वह टी स्टॉल में काम मीन्स करता है तो क्या वो खुश रहता है, इस चीज़ का वर्णन करना है. तो द सिंपल आंसर इज, साहिब इज़ हैप्पी दैट ही हैज़ गॉट वर्क एट द टी स्टॉल. साहिब खुश रहता है क्योंकि उसे टी स्टॉल में एक काम मिल जाता है. ही विल गेट 800 रुपीज़ एवरी मंथ एंड हैज़ मील्स टू. उसे प्रत्येक महीने क्या मिलता है, 800 रुपये मिलता है और साथ ही साथ उसे खाने के लिए खाना भी मिलता है. इसलिए साहिब जो रहता है वो टी स्टॉल में काम मिलने से खुश रहता है. नाउ व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस. अब फिरोज़ाबाद जो शहर है वो किस चीज़ के लिए मशहूर है. तो फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. देखिए फिरोज़ाबाद है वो ग्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा, ग्लास इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह की ग्लास से रिलेटेड चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे बैंगल्स हो गया, ग्लास हो गया, एंड मेनी अदर मीन्स यू कैन से ना ग्लास रिलेटेड थिंग्स दैट हैज़ बीन मेड इन द फिरोज़ाबाद. दैट्स द रीज़न फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स फैक्ट्री और यू कैन से इंडस्ट्री। देखिए, उन सभी चीज़ों को बताना है जो ग्लास फैक्ट्री में या ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जब लोग काम करते हैं तो उनसे क्या क्या चीज़ें उनके मीन्स हेल्थ पे प्रॉब्लम होता है, हजार्ड्स होती, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो उन्हें फेस करना पड़ता है। तो पीपल हु वर्क इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री लूज देयर आई साइट। देखिए, जो लोग ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों की आँखों की रोशनी जो होती है वो चली जाती है। तो ग्लास बैंगल्स फैक्ट्री में या ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में लोग जब काम करते हैं तो उसकी चमक से मीन्स ग्लास की चमक से धीरे धीरे क्या होते हैं कि लोग बहुत ही कम उम्र में अपनी आँखों की रोशनी खोना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से मुकेश का जो एटीट्यूड होता है, मुकेश का जो मीन्स एटीट्यूड होता है वो उसके फैमिली वालों से बिल्कुल अलग होता है। तो मुकेश डेयर्स टू ड्रीम एंड हैज़ अ वे आउट ऑफ हिज सिचुएशन। मुकेश जो होता है वो सपने देखने से कभी नहीं डरता है, ना तो वो सपने देखने से डरता है और ना ही अपने सिचुएशन से मीन्स बाहर निकलने के बारे में कुछ नेगेटिव सोचता है। वो हमेशा सोचता है कि वो सपने देखे ताकि अपने सपने को देखकर उसे हकीकत में बदल सके और अपने उस गलत मीन्स ख़राब सी स्थिति से बाहर आ सके। ही एस्पायर्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसका सोच रहता है कि वो बड़ा होके एक मोटर मैकेनिक बने। ऑन द अदर हैंड हिज फैमिली डज नॉट डेयर ऑफ ड्रीम। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसकी फैमिली की बात की जाती है तो उसके फैमिली वाले जो लोग होते हैं ना वो सपने देखने से डरते हैं। दे आर टू टायर्ड एंड स्केर्ड टू डू समथिंग टू कम आउट ऑफ देयर ग्रीम सिचुएशन। वे बहुत ही ज़्यादा मीन्स डरते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि मीन्स आखिर सपने देखने से क्या मीन्स अपने वो स्थिति को, अपने सिचुएशन को, अपने कंडीशन को क्या वो बदल सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि मुकेश का जो मेंटालिटी होता है वो अपने परिवार वालों लोगों से बिल्कुल अलग होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the instances in the story that show the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways। देखिए, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि कहा जा रहा है कि इस कहानी में आयरन मास्टर जो होते हैं उनकी बेटी और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होती है, मतलब उनके मेंटालिटी पे किस प्रकार का डिफरेंस होता है। तो द कैरेक्टर ऑफ बोथ आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स जो चरित्र होता है आयरन मास्टर का और उसकी बेटी का वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। क्यों? क्योंकि द आयरन मास्टर वॉज अ प्राउड मैन। आयरन मास्टर जो होता है बिल्कुल गर्वान्वित इंसान होता है अपने आप में, जिसे बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है। व्हेन ही शॉ द पैडलर हिज मिस्टोक him as an old regiment comrade and tried to help him out of his sense of fright। अब देखिए, जो मीन्स कहने का मतलब आयरन मास्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो एक पैडलर को देखते हैं जो एक ओल्ड रेजिमेंट के होते हैं वो क्या करते हैं, उसे मीन्स अपने गर्व के लिए, अपने प्राइड के लिए उसकी मदद करना चाहते हैं। व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड बीन मिस्टेकन, लेकिन उसे लगने लगता है कि उनसे ये गलती हो चुकी है, उनको एहसास होता है कि उनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है। ही कॉल्ड द पैडलर टू बी डिसऑनेस्ट एंड ऑल्सो वार्नड हिम ऑफ कॉलिंग द शेरिफ। वो क्या करते हैं कि पैडलर को बुलाते हैं और उसके डिसऑनेस्टी पे उसे शेरिफ को ना बुलाने का मीन्स सलाह देते हैं। नॉट ओनली दिस, ये भी नहीं था, इसके अलावे भी उन्होंने कुछ कुछ किए थे। ही वरीड अबाउट हिज सिल्वर स्पून्स व्हेन ही कम्स टू नोट दैट द पैडलर वाज अ थिव। अब जो हमारे आयरन मास्टर होते हैं वो ये भी सोचते हैं, अपने सिल्वर स्पून के बारे में सोचने लगते हैं, जो चांदी का उनका चम्मच होता है उनके बारे में सोचने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जो पैडलर है वो एक्चुअल में एक चोर है। तो वो सोचने लगते हैं कहीं वो मेरे सिल्वर स्पून को भी ना चुरा लें। ऑन द अदर हैंड द आयरन मास्टर्स डॉटर वॉज अ काइंड लेडी हु रियली वॉन्टेड टू हेल्प द पैडलर। लेकिन दूसरी तरफ आयरन मास्टर की जो बेटी होती है वो बिल्कुल दयालु होती है, वो हकीकत में पैडलर का मदद करना चाहती है। शी ट्रीटेड हिम विथ रिस्पेक्ट एंड इट वॉज हर काइंड नेचर दैट चेंज द पैडलर एंड मेड हिम अ गुड पर्सन। और वो मीन्स पैडलर को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है और बहुत ही मीन्स दयालुता से उसे कुछ भी कहती हैं, क्योंकि वो नेचुरली इसी प्रकार से होती है। और वो जब उसे इतना ज़्यादा इज्जत करती, इतना ज़्यादा प्यार देती है तो कहीं ना कहीं अपने इस बिहेवियर के वजह से उस पैडलर को बिल्कुल बदल देती है और उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The story has many instances of unexpected reactions from the characters to others' behavior. Pick out instances of these surprises. देखिए इस कहानी में बहुत सारे ऐसे भी पल आए हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे कैरेक्टर्स को लेके और उनके मीन्स बिहेवियर्स को लेके, तो उन इंस्टेंसेस को पिक करना है। तो आंसर होगा द स्टोरी हैज़ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम द कैरेक्टर टू द अदर बिहेवियर। देखिए इस कहानी में पहले से ही ये बतलाया गया है कि चरित्रों को लेके बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो होती गई है। एग्जाम्पल के लिए, वन इवनिंग व्हेन द पैडलर नॉक्ड एट द डोर of a little hut, he was not disappointed by the honor. Rather, he welcomed him and tried to be a good host to him by offering him food and playing cards with him. एक दिन की बात है कि जो पैडलर रहता है एक छोटे से झोपड़ी का दरवाज़ा ठकठकाता है। अब वो पैडलर जो है वो ठकठकाता जब है एक छोटे से झोपड़ी का दरवाज़ा, तो वहाँ पे जो आयरन मास्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उस पैडलर का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं और उसे अपने घर में वेलकम करते हैं, बुलाते हैं, खाने के लिए पूछते हैं, पानी देते हैं और अपने साथ मीन्स ताश के पत्ते खेलने के लिए भी इनवाइट करते हैं। इन अदर इंस्टेंस व्हेन द पैडलर वेंट इनसाइड अ फॉल्स टू सीक शेल्टर, देयर ही वॉज इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर टू हिज हाउस एज ही मिस्टोक हिम एंड वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड। देखिए होता क्या है कि जब आयरन मास्टर उसे अपने घर पे बुलाते हैं और उसे रहने के लिए शेल्टर देते हैं, तो आयरन मास्टर का एक फ्रेंड होता है जो रेजिमेंट में कॉमरेड होता है, वो क्या करता है इस चीज़ के अगेंस्ट वॉइस रेज करता है और इस चीज़ पे अपनी मीन्स नाराज़गी जाहिर करते हैं। बट व्हेन द आयरन मास्टर रियलाइज दैट ही हैड इन्वाइटेड सम अननोन पर्सन टू हिज हाउस, ही आस्क्ड हिम टू लीव। लेकिन जैसे ही आयरन मास्टर को इस चीज़ का एहसास होता है कि वो अपने घर पे एक मीन्स अननोन पर्सन को, एक अनरिकॉग्नाइजेबल पर्सन को इनवाइट किया है आने के लिए, तो वो तुरंत से उसे क्या कहता है, वहाँ से जाने के लिए कहता है। एट दिस टाइम ही वॉज अलाउड टू स्टे बाय हिज डॉटर एल्डा आउट ऑफ काइंडनेस। और इस समय क्या होता है कि आयरन मास्टर जो होते हैं वो अपनी बेटी जिनका नाम रहता है एल्डा, उनके दयालुता को देखकर क्या कहते हैं, उसे फिर से वहाँ रुक जाने के लिए कहते हैं। तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो इस कहानी में हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंजेस हिज वेज। और वो कौन सा तरीका होता है, वो कौन सी चीज़ें होती है कि पैडलर जो रहता है, जो चोरी करता था लेकिन फाइनली वो क्या करता है, अपने रास्ते को बदल देता है। तो आंसर होगा एल्डा विलियमसन्स काइंडनेस रिफॉर्म द पैडलर। एडला जो रहती है उसका जो दयालुता होता है वो बिल्कुल से उस पैडलर को चेंज कर देता है। हर काइंडनेस, कंपैशन एंड जेनरसिटी किल्ड द थीफ इन हिम। उसका जो दयालुता होता है, उसको जेनरसिटी होती है, जो कंपैशन होता है उस लड़की के अंदर, एडला के अंदर, वो बिल्कुल से उस पैडलर के अंदर के चोर को मार देती है। ही गिफ्टेड हर अ रैट ट्रैप। और वो मीन्स जो पैडलर होता है वो उसे क्या देता है, एक रैट ट्रैप देता है गिफ्ट के रूप में। ऑल्सो ही रिटर्न द 310 क्रोनर्स नोट दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉप्टर्स हाउस। और वो क्या करता है, उस पैसे को भी, जो वो पैसा जो क्रॉप्टर्स के घर से वो चुराया रहता है, जो रहता है 310 क्रोनर, उसे भी वो वापस कर देता है। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू द ओल्ड क्रॉप्टर। और पैडलर जो है उस लड़की से मीन्स रिक्वेस्ट करता है कि वो पैसे उस ओल्ड क्रॉप्टर को लौटा दे। ही रोट अ लेटर टू हर थैंकिंग हर फॉर ट्रीटिंग हिम वेल जस्ट लाइक शी वुड हैव ट्रीटेड अ रियल कैप्टन। वो एक लेटर लिखता है और उसे मीन्स धन्यवाद कहता है कि वो वैसे ही उसके मीन्स ट्रीट की जैसा कि वो एक रियल कैप्टन को ट्रीट की थी, तो इसके लिए उसे धन्यवाद भी कहता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। मीन्स आप क्या सोचते हैं कि गांधी जी जो रहते हैं उनके लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट चंपारण एपिसोड क्यों था। मीन्स ये कहानी है इंडिगो से और इंडिगो से ये क्वेश्चन है। तो गांधी जी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ था और वो कह रहे थे चंपारण एपिसोड के बाद, मीन्स चंपारण में जो मीन्स कांड हुआ था उसके वजह से ही गांधी जी का पूरा लाइफ चेंज हो गया था। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो चंपारण इवेंट हैड अ सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स फेस बाय द पुअर पेजेंट्स। देखिए चंपारण एक ऐसी घटना थी जिसके वजह से बहुत सारे मीन्स जो गरीब किसान थे उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई थी। दे वर रिलीव्ड फ्रॉम द टॉर्चर दे हैड टू फेस एट द हैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी कि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशान करते थे।
पुअर पीजेंट्स को, और इसके वजह से ये टॉर्चर को मीन्स सहते हुए आ रहे थे पीजेंट्स। लेकिन जैसे ही गांधी जी इस इवेंट को स्टार्ट किए तो उनकी ये जो प्रॉब्लम्स थी, जिनकी वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था पुअर पीजेंट्स को, वो समस्या दूर हो गई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल सपोर्टेड हिम, और मीन्स लगभग हज़ारों हज़ार की संख्या में गांधी जी का मीन्स सपोर्ट किया गया। दिस वॉज कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ गांधी, और इसे माना गया कि गांधी जी के लाइफ का ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। He once said that what he did was an ordinary thing, as he didn't want the British to order him in his own country. एक बार उन्होंने ये कहा था कि ये जो भी चीज़ें ऑर्डनरी सी चीज़ें कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके कंट्री में ब्रिटिशर्स जो है वो ऑर्डर दे और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंसेस। गांधी जी जो थे वो किस प्रकार से लॉयर्स को इन्फ्लुएंस किए थे, किस तरह से मीन्स लॉयर्स को, मीन्स कहने का मतलब है कि वो मीन्स रजामंदी उनसे मिली थी, किस तरह से उनको मोटिवेट किए थे, इनकरेज किए थे। द आंसर इज, गांधी आस्क्ड द लॉयर्स अबाउट देयर कोर्स ऑफ एक्शन इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू जेल। गांधी जी हैं जो हैं वो लॉयर्स से कहते हैं कि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। दे आंसर दैट दे वुड रिटर्न बैक, वो कहते हैं कि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो वो वापस आएंगे। ही देन आस्क्ड देम अबाउट द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, और वो कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ के जो किसानों हैं उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिस मेड देम रियलाइज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द सोशल इशू एंड दे डिसाइडेड टू गो टू जेल विद गांधी। और ये सब चीज़ें जो मीन्स लॉयर्स सुनते हैं तो उनको हकीकत में इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि उनकी एक और भी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोशल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। तो वो समाज की स्थिति को देखते हुए और उन सभी चीज़ों को एहसास करते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए वो भी मीन्स मान जाते हैं और वो भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ जेल जाऊंगा। लॉयर्स जो कहते हैं कि वो भी गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule। देखिए जब होम रूल आया था तो जो औसतन भारतीय जो थे, है ना, जो स्मॉल स्मॉल लोकेलिटी से रहते थे, उनका एटीट्यूड कैसा था। तो द आंसर इज, द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज डिड नॉट सपोर्ट द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल एज दे फेयर टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए जो औसतन भारतीय लोग थे, जो छोटे छोटे लोकेलिटी से बिलोंग करते थे, वो एडवोकेट्स का सपोर्ट करने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। जो होम रूल आया था उस चीज़ को सपोर्ट करने से इनकार कर दिए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे तो उनके साथ भी गलत होगा। फॉर गांधी इट वॉज सरप्राइजिंग दैट प्रोफेसर मलकानी अलाउड हिम टू स्टे एट हिज होम इवन दो ही वॉज अ गवर्नमेंट टीचर। और दूसरी तरफ गांधी जी जो थे वो बिल्कुल ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि जो प्रोफेसर मलकानी थे वो एक्चुअल में गवर्नमेंट टीचर थे, और उन्होंने मीन्स जो रिवॉल्ट वहाँ पर स्टार्ट हुआ था गांधी जी के द्वारा, तो इसके बावजूद वो एक गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद भी गांधी जी को अपने घर में रखते हैं और वहाँ रुकने के लिए कहते हैं। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। मतलब कैसे हम लोग ये जान सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में मीन्स गांधी जी का साथ दिया। तो ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, जो ऑर्डिनरी लोग थे वो भी भारत की आज़ादी में मीन्स साथ दिए थे। दिस कैन बी जस्टिफाइड बाय द फॉलोइंग इवेंट्स, और इसे मीन्स जाना जा सकता है इन इवेंट्स के द्वारा कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकम्पेंड प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी टू वेलकम गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। देखिए जो बहुत बड़ी संख्या में प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में गांधी जी का स्वागत किया था। पीजेंट्स ऑल्सो कैम टू सी हिम आइदर ऑन फुट और बाई कन्वीनियंस। पीजेंट्स जो थे, जो किसान थे, वो भी बहुत बड़ी संख्या में मीन्स पैदल चल के गांधी जी को देखने के लिए वहाँ पे आए थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट अराउंड द कोर्ट रूम, और एक बहुत बड़ी संख्या में मीन्स लोग जो थे उनका सपोर्ट करने के लिए कोर्ट रूम के बाहर भी आए थे। तो इन सभी चीज़ों से देखकर ये कहा जा सकता है कि ऑर्डिनरी पीपल भी जो थे वो फ्रीडम मूवमेंट में मीन्स गांधी जी का साथ दिए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू।
मतलब मीन्स नेशनल इंट्रोगेशन में ऑथर्स जो है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल सेट किए थे? द आंसर इज एट फर्स्ट अ बंगाली वॉज द हेड ऑफ द मेकअप स्टूडियो बट देन ही आउटग्रू जेमिनी स्टूडियो एंड लेफ्ट इट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, सबसे पहले तो बंगाल में क्या था कि मेकअप स्टूडियो को स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर बाद में मीन्स जो हमारे राइटर वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि उन्होंने जेमिनी स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और उसे छोड़ देते हैं मीन्स और भी सारे अच्छे मौक़ों के लिए। आफ्टर हिम इट वॉज सरप्राइज सुपरवाइज्ड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धरवार Kannadiga and Andhra, a Madras Indian Christian and Anglo Burmese and the usual local Tamils। बहुत सारे लोग थे जो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और क्या करते हैं कि महाराष्ट्रियन जो थे मीन्स असिस्ट करते हैं इस चीज़ को। धरवार कनाडिगा एंड आंध्रा जो मीन्स महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, धरवार कनाडिगा वो भी इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। आंध्रा से जो आते हैं लोग मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज मीन्स सभी लोग क्या करते हैं मीन्स इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। द फैक्ट दैट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स वर्क टुगेदर, उन्हें ऐसा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से भी में भी काम करने वाले लोग इस चीज़ को मीन्स सपोर्ट कर सकते हैं। एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल इंटीग्रेशन सिनेरियो, और इस सिनेरियो में सभी लोगों की जो सहभागिता है वो बिल्कुल ज़रूरी है। इट शोज़ द पीपल वर यूनाइटेड बाई बिफोर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन रेज द कॉन्सेप्ट। और ये सभी चीज़ें तब की बात है जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना नहीं हुई थी, जब दूरदर्शन मीन्स कॉन्सेप्ट में नहीं आता था, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, सभी लोग इस चीज़ का सपोर्ट पहले से ही करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द ऑथर अपेयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज़। मीन्स ऑथर जो है वो मीन्स अपने स्टूडियो पे मीन्स ऐसा प्रतीत करते जैसे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्यों? द ऑथर जॉब वॉज टू कट एंड कलेक्ट न्यूज़पेपर। ऑथर का जो जॉब था वो बिल्कुल सिंपल था कि वो न्यूज़पेपर को क्या करते थे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कट करते थे और उसे कलेक्ट करते थे। क्लिपिंग और समटाइम्स इवन राइटिंग देम बाय हैंड, और क्या करते थे, उसे चिपकाते थे और उन सभी चीज़ों के बारे में अपने हाथ से ही लिखते थे। दिस वॉज ईजियर एंड लेसर इन कंपेरिजन टू वॉट अदर्स वर डूइंग एट द स्टूडियो। और ये बिल्कुल भी आसान था उनके कंपैरिजन में, जो स्टूडियो में बैठ के मीन्स लिखते रहते थे, बोलते रहते थे, वीडियोस बनाते रहते थे, तो ये बहुत ही आसान था उनके लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। देखो, जो ऑफिस बॉय था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो गया था और उसने अपना जो एंगर है, अपना जो गुस्सा है वो किस पे निकाला था। The office boy was frustrated because he thought his literary talent was going wasted in a room full of barbers and makeup artists। जो ऑफिस बॉय रहता है वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जो उसका टैलेंट है वो बिल्कुल वेस्ट जा रहा है, कि एक रूम में बैठा हुआ है, ऐसे रूम में जहाँ पे बस बार्बर्स है और मेकअप आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इन सभी चीज़ों को सोच के कि उसका टैलेंट जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। ही somehow managed to deviate his anger on सुब्बू, और वो अपना गुस्सा जो है वो किसके ऊपर निकालता है, सुब्बू के ऊपर निकालता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज सुब्बूज प्रिंसिपल। सुब्बू के जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे? तो द बॉस एस वॉसन हु वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज सुब्बूज प्रिंसिपल। देखिए, सुब्बू के प्रिंसिपल कौन थे? एस वॉसन, जो फाउंडर भी थे जेमिनी स्टूडियो के, वो सुब्बू के क्या थे? प्रिंसिपल। तो द राइट आंसर इज एस Watson. Now the next question is how does Eco find the time to write so much? Eco जो है means this question is regarding to the chapter of the interview। अब इंटरव्यू चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है जिसमें इको जो है, जिसको इतना सारा लिखने का समय कब मिलता था। तो आंसर इज इको इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ऑल वीक। इको जो रहते हैं वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं जो सारा वीक मीन्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जिनका बीतता है, वो सारे एकेडमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। ही फाइंड सो मच टाइम टू राइट इन द एम्प्टी स्पेसेस दैट वी ऑल हैव इन आवर लाइव्स जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड यूनिवर्स। उन्हें बहुत सारा समय मिल जाता था कि जब भी वो खाली बैठे हुए रहते थे तो अपने बारे में लिखते थे, अपने मीन्स अपने जीवन के बारे में लिखते थे, और साथ ही साथ
मीन्स जैसे एटम और यूनिवर्स पे जब वो लिखते थे तो उसी तरह जब उन्हें खाली समय मिलता था तो इन सभी चीज़ों पर भी वो लिखते रहते थे। हर टर्म्स दीज एम्प्टी स्पेस आर इंटरस्टेटिक्स। उन्हें ऐसा लगता था जो खाली समय उनके लाइफ में बचा हुआ है उनका सही इस्तेमाल कर दिया जाए। इफ़ ही इज़ वेटिंग फॉर समवन कमिंग टू हिज हाउस वाया द एस्केलेटर ही वुड यूज़ दैट टाइम टू राइट एन ऐसे रादर दैन सिट एडल। उन्हें ऐसा लगता था कि खाली बैठ के वो अपने घर में कि कोई इंसान आ रहा है तो उसका वो इंसान का वो वेट करते रहें कि कोई इंसान एस्केलेटर से आ रहा है। तो जब वो खाली समय उनके पास बैठता मीन्स बचता था तो उसे ऐसे लिखने में लगाते थे, ना कि खाली बैठ के बिल्कुल सोचते रहे कि वो इंसान कब आएगा कैसे आएगा। देयरफॉर ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अ स्कॉलर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। और वो इसी प्रकार से अपने आप को कहते हैं कि वो स्कॉलर्स हैं, वो एक स्कॉलर है जो संडे के दिन में या खाली समय में नॉवेल्स लिखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज़। द नेम ऑफ द रोज़ था मीन्स उसको बहुत ही बड़ी सफलता मिली थी, तो इसके पीछे क्या कारण था। तो द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज़ इज़ अ हार्ड रीड डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम अदर नॉवेल्स। नॉवेल जो था द नेम ऑफ द रोज़ वो एक बहुत ही मीन्स ऐसा नॉवेल था जो बिल्कुल हर नॉवेल्स के अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा मीन्स इन्फ्लुएंस था, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। इट इज़ अ डिटेक्टिव नैरेटिव दैट कंटेंस मेटाफिजिक्स थियोलॉजी एंड medieval हिस्ट्री। ये एक ऐसा नॉवेल था जो कि लोगों के दिमाग को पढ़ता था, जिसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो भूगर्भ के बारे में थी। तो इन सभी नॉवेल्स को पढ़ने के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। द नेम ऑफ द रोज़ की ओर। Thus it targeted the audience that is not interested in an essay reading experience, probably not all the time। और ये एक टारगेट किया जाता था कि ऑडियंस जो है वो हो सकता है कि इस नॉवेल को पढ़ने के बाद उतना ज़्यादा मीन्स अट्रैक्ट ना हो, लेकिन उनका जो पढ़ने का जो अनुभव था वो बिल्कुल हमेशा उनके दिमाग में हमेशा रहे। हाउएवर द सक्सेस ऑफ द नॉवेल स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। लेकिन जो द नेम ऑफ द रोज़ नॉवेल है वो आज भी एक मिस्ट्री बन के है कि ये सक्सेस हुई तो आखिर हुई कैसे। अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो, हैड द नॉवेल बिन रिटन 10 years earlier or later, it would have not attracted the same proportion of the audience। मीन्स अम्बर्टो जो होते हैं मीन्स इस कहानी के एक मेन प्रोटागोनिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो नॉवेल है वो आज से लगभग 10 साल पहले लिखा गया, हो सकता है उससे भी पहले लिखा गया है, लेकिन उस वक्त लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया था जितना कि अभी किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज़ फादर। मतलब किस प्रकार से आप सोफ़ी के पिताजी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करेंगे, किस प्रकार का उनका टेम्परामेंट था, किस प्रकार का उनका मेंटालिटी था। तो सोफीज़ फादर इज़ अ प्लम्प एंड अग्रेसिव पर्सन। सोफ़ी के पिताजी जो थे वो बिल्कुल ज़्यादा अग्रेसिव काइंड के ऑफ पर्सन थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आक्रामकता उनके अंदर थी। सोफ़ी फेयर्स हिज एंगर। सोफ़ी जो थी वो अपने पिताजी के मीन्स गुस्से से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। ही डज नॉट बिलीव इन द वाइल्ड स्टोरीज ऑफ हिज डॉटर, but as a caring father he reminds her not to make such stories as this could lead her to trouble। सोफी के पिताजी जो थे वो उनकी बनाए हुए कहानियों पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक पिता होने के नाते वो उन्हें ये भी समझाते थे कि इस तरह का कहानी ना बनाया करे, अदरवाइज़ वो एक किसी मुसीबत में फंस जाएगी। ही इज़ अ फुटबॉल फैन बिकॉज ही विजिट द फुटबॉल ग्राउंड विथ हिज किड्स एवरी सैटरडे टू वॉच हिज फेवरेट टीम यूनाइटेड प्ले द मैच। उसके पिताजी का एक बहुत ही मीन्स फेवरेट टीम था, फुटबॉल टीम, जिनका नाम था यूनाइटेड। वो क्या करते थे कि वो हमेशा मीन्स सैटरडे के दिन हमेशा अपने बच्चों के साथ मीन्स फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते थे और उनका फेवरेट टीम था यूनाइटेड। ही ऑल्सो विशेस डैनी कैसी टू बिकम लाइक फेनी एंड एन्जॉयज़ द विनिंग ऑफ हिज टीम बाय विजिटिंग द पब। अब देखिए जब उसके पिताजी एक पब में मिलते हैं मीन्स डैनी कैसी से, तो वो उन्हें मीन्स कहते हैं कि फेनी की तरह खेलो और इन्जॉय करो, जब उनका टीम जीतता है तो उन्हीं की तरह तुम भी इन्जॉय करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर
जॉब मोर देन एनी अदर पर्सन फ्रॉम हर परस्पेक्टिव what did he symbolizes? देखिए, why did Sophie like her brother Job more than any other person? सोफी जो रहती है वो अपने भाई जॉब को और इंसानों की अपेक्षा में ज़्यादा पसंद करती है, क्यों? मीन्स अकॉर्डिंग टू सोफी, मीन्स व्हाट डिड ही सिम्बलाइज, मतलब सोफी के अकॉर्डिंग मीन्स ये किस चीज़ को दर्शाता है? जोफ वॉज एन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन एंड सो ही स्पोक लेस अबाउट हिमसेल्फ। जोफ एक ऐसा इंसान होता है मीन्स जो अपने बारे में बहुत ही कम बातें करता है। दिस मेड शोफी लाइक हिम एज शी थॉट दैट ही विजिटेड सम सीक्रेट प्लेसेस दैट वर फुल ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। और इसी वजह से सोफी को ऐसा लगता है कि वो कम बोलता है, क्योंकि वो कुछ रहस्यमय जगहों पे जाता है जहाँ पे वो बहुत सारा मज़ा लेता है, मज़ा करता है। और इसी की वजह से सो सी ट्राइड टू विन हिज अफेक्शन इन ऑर्डर टू गेट अ चांस टू राइड विथ हिम टू द स्पेशल प्लेस। और वो ऐसा सोचती है कि अगर वो इससे ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी तो उसे भी शायद वो जगह घूमने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उसके साथ रहेगी तो उसे भी जाने का मौका मिलेगा। वेयर शी वुड विजिट बाई वेयरिंग अ ब्यूटिफुल येलो ड्रेस। और वो जब भी वहाँ पे जाएगी तो अपना ब्यूटीफुल मीन्स येलो ड्रेस को पहन के जाएगी। सी ऑल्सो इमेजिन्ड ऑफ बीइंग वेलकम बाय द क्राउड देयर। और उसे लगता है कि जब वो अपना येलो ड्रेस को पहन के उसके साथ जाएगी तो क्राउड्स जो है, जो भीड़ है, उनका भी स्वागत उसी प्रकार से करेंगे जैसा उसके भाई जॉब का करते हैं। सोफी वांटेड टू लिव दैट ब्यूटीफुल लाइफ विच वॉज फुल ऑफ कलर्स एंड हैप्पीनेस दैट जॉब लिव्ड बट शी कुड नॉट। सोफी जो है वो अपने भाई जॉब की तरह जीना चाहती है, जहाँ पे बिल्कुल खुशियाँ भरी हुई हो, फुल ऑफ कलर्स हो, क्योंकि जॉब जो है वो उस तरह का लाइफ जीता है अकॉर्डिंग टू सोफ़ी। बट सोफ़ी जो है वैसा नहीं जी सकती है, इसलिए वो चाहती है कि वो अपने भाई की तरह भी अपने ज़िंदगी को जिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए नरेटर जो है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि 12 तक काउंट करें और अपने आप को मीन्स स्टिल करें, बिल्कुल शांत रखें? तो आंसर है इफ़ वी काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल। अगर हम लोग 12 तक गिनते हैं और बिल्कुल शांत रहते हैं, इट विल गिव अस मोर टाइम टू एनालाइज आवर डीड्स। तो हमें और भी ज़्यादा समय मिलता है अपने कामों को बेहतर से समझ पाने का। इट विल अलाउ अस सम मोमेंट्स टू थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है कि ये हमें मीन्स एक तरह से एक अधिक समय मिलता है कि हम अपने रिजल्ट के बारे में और अपने गतिविधियों के बारे में और भी ज़्यादा सोच सकें। पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व इन वॉर्स एंड ऑल्सो डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स। जो लोग होते हैं, जो इस धरती पे होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। और क्यों डैमेज करते हैं? इसलिए डैमेज करते हैं, वॉर्स में शामिल होते हैं, क्योंकि उससे उनका फ़ायदा हो सके। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ टॉकिंग ऑल ऑफ अस टूवर्ड्स आवर ऑन एंड। अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि ये बातें होती है कि अपने ही अंत को मीन्स करना। सो वी नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हारमोनी। तो हम लोगों को इसलिए सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम शांति को पाएँ और किस प्रकार से अपने ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल हैव टू डिस्कस इज व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम? जो पोएट है वो इस पोएम में कौन से दुख के बारे में बात करते हैं? तो जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं कि द सैडनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ऑन एक्शंस एंड डीड्स। देखिए, दुख क्या होता है? दुख हमारा मीन्स खुद का किया गया एक्शन और खुद का किया गया काम होता है, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी ऑल आर इन हरी ऑफ अचीविंग वेरियस टास्क इन आवर लाइफ। पोएट के अनुसार हम लोग किसी भी चीज़ को पाने के लिए, अपने लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स हरी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। दिस रश समटाइम्स प्रूव्स डेंजरस फॉर अस। और ये जो जल्दबाजी होती है वो हमारे लाइफ के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होती है। एज वी डोंट एनालाइज आवर एक्शंस सो वी लैंड आवर सेल्व्स इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे एक्शन को एनालाइज नहीं करते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और उसी की वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है। दीज प्रॉब्लम्स देन बिकम द रीज़न फॉर आवर सैडनेस। और यही प्रॉब्लम आगे जाके हमारे दुख का कारण बनता है। और इसी बात को हमारे पोएट जो है वो इस पोएम में
कह रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। मीन्स इंसान जो होते हैं वो ट्रबल्स और सफरिंग को छोड़ के मीन्स अपने आप से प्यार करते हैं। इससे इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो द इटर्नल ब्यूटी ऑफ वेरियस थिंग्स गिव्स अस हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन। जो हमारे मीन्स बॉडी के अंदर जो इटर्नल ब्यूटी है वह इन सभी चीज़ों को इन सभी चीज़ों से हमें खुशी मिलता है और हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड होती है। इट मेक्स अस लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ लाइफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। और इसी वजह से इंसान खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, ना कि अपने दुख से और अपने सफरिंग से। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हु वॉज डॉक्टर सदाओ, वेयर वॉज हिज हाउस। मीन्स डॉक्टर सदाओ कौन थे और उनका घर कहाँ पे था? तो डॉक्टर सदाओ होकी वॉज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ होकी ये उनका पूरा नाम है। तो एक मीन्स जापान के सर्जन थे और साइंटिस्ट थे। ही हैड स्पेंट 8 वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ हिज यूथ इन अमेरिका टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। वो अपने मीन्स ज़िंदगी का बहुत ही वैल्यूएबल 8 साल अमेरिका में बिताए थे ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन जैसी चीज़ों के बारे में जान सकें। ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वॉन्ट्स एंटायरली क्लीन। वो एक ऐसी खोज किए थे कि किस प्रकार से वॉन्ट्स जो हैं, जो मीन्स चोटें हैं, वो बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर सदाओ हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स। इट वॉज ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापनीज कोस्ट। डॉक्टर सदाओ का जो घर था वो बिल्कुल बीच जो होता है, बीच में जो रॉक्स होती हैं उनके ऊपर बना हुआ था और ये कोस्ट का नाम था जापनीज कोस्ट।